हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है उसमें हमारा आर्थिक समीक्षा, आपका करंट अफेयर और राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके का जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। तो आज आपका जो टेस्ट रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास से देखनी है। तो चलिए हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण के लिए सत्य कथन है। अब हमें ये क्वेश्चन जानने से पहले देखना है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण है कि जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र में जो स्थायी परिसंपत्तियां होती है, कौन सी स्थायी जो परिसंपत्तियां होती है पर किए जाने वाला शुद्ध पूंजी व्यय का आंकलन है, वही क्या होता है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण होता है। अगर आप ये देखें कि जो स्थायी परिसंपत्तियां होती है वो कौन सी होती है, तो ये 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो बनाई जाती है, सर्जित की जाती है, वो परिसंपत्तियां होती है स्थायी परिसंपत्तियां। तो इसके बारे में हमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.47% है। नहीं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत दे दिया, तो इसमें 29.47 नहीं है, कितना है, 28.47 है, 28.47% है, तो ये गलत हो गया। दूसरे की बात करें कि विगत वर्ष की तुलना में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 26.63% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये आपका बिल्कुल सही है। अगले की बात करें कि स्थायी पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र से कम है। नहीं, कम नहीं है, अधिक है, कम नहीं अधिक है। तो हमें ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत है वो कितना है, 28.47% है। विगत वर्ष की तुलना में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में है वो 26.63% की वृद्धि हुई है। और स्थायी पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी है वो सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक है। ये तीनों चीजें याद करें। तो निजी क्षेत्र की कितनी होगी, निजी क्षेत्र की तो है 76.19% भागीदारी, और सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक है तो सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी है, 23.81%। ये भी आपको याद रखनी है, दोनों की दोनों। अगर हम बात करें कि जो प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना है, प्रचलित कीमतों पर देख ले तो वो कितना है, वो होता है 346,844। तो आप इसको 3.46 भी याद कर सकते हैं। 3.46 ये करोड़ में होता है, 3.46 करोड़। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन 2 है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला निर्माण क्षेत्र होता है, कौन सा होता है, निर्माण क्षेत्र है वो सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला है। तो ये क्वेश्चन मैंने पीछे के टेस्ट में आपको करवाया था, तो अब वापस मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि अगर सर्वाधिक हिस्सेदारी पूछ ले तो वो किसकी है, निर्माण क्षेत्र की है। 2 नंबर पे आवासीय भवन और 3 नंबर पे लोक प्रशासन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मानसी, वाक्कल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है, कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू और सज्जनगढ़। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फुलवारी की नाल। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगर फुलवारी की नाल की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 511.41। लेकिन आपको ये याद नहीं करना है, आपको देखना है कि ये है कहाँ, तो ये कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल है वो कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा आपको क्या रखना है, इसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसे वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, तो वो आपको कब घोषित किया गया, 6 अक्टूबर 1983 में, 6 अक्टूबर 1983 में, ये आपको याद रखना है। दूसरा इसमें कि मानसी, वाक्कल और सोम नदियां हैं इसे निकलती है। तीसरी एक चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि यहाँ पे है वो टीक के वृक्ष का, किसके, टीक के वृक्ष का फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है वो इसमें स्थित है, किसका, टीक के वृक्ष का। तो ये 3 चीजें आपको फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से संबंधित याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला तंबाकू विरोधी कानून वाला देश कौन सा है, यानी विश्व का ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने तंबाकू विरोधी कानून लाया है, न्यूजीलैंड, ब्राजील, जापान और वियतनाम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है वो विश्व का पहला तंबाकू निरोधी कानून वाला देश है, न्यूजीलैंड। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में विश्व की सबसे बड़ी
विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा है। क्राइस्ट प्रतिमा वो कहाँ पे है? ब्राजील में। और ब्राजील में कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और इसमें हमने क्या, जापान के लिए अगर हम देखें तो विश्व की सबसे तेज ट्रेन है वो, उसका कितना 603 किलोमीटर पर हावर, 603 किलोमीटर पर हावर। और वो कौन सी ट्रेन है? जापान की मैग्लेव ट्रेन है। जापान की मैग्लेव ट्रेन है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि विश्व की सबसे तेज ट्रेन कहाँ है? जापान की है, 603 किलोमीटर पर हावर। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल जिसकी लंबाई कितनी है? 632 मीटर लंबाई का, 632 मीटर है लंबाई का। तो आपको ऑप्शन के साथ साथ भी हमें ये हमारा करंट अफेयर है वो कवर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 2022 में 385.45 से हो गया है? अब हमने ये तो याद कर लिया था कि जो थोक मूल्य सूचकांक है वो कितना हो गया है? 385.45 हो गया है। WPI के आधार वर्ष की बात करें तो वो कितना है? 1999 से 2000। इसमें वस्तुओं पर बात की जाती है, यानी इसका जो है वो वस्तुएं ही इसमें काउंट की जाती है, इसमें सेवाएं हैं वो काउंट यानी शामिल नहीं की जाती। तो इसमें वस्तुएं कितनी है? कुल वस्तुएं हैं 154। और इसमें जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी होती है? प्राथमिक होती है, प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, ईंधनीय वस्तुएं, ये होती है इसमें वस्तुएं। ठीक है, तो प्राथमिक कितनी होती है? 75 होती है। विनिर्मित कितनी होती है? 69 होती है। और ईंधनीय कितनी होती है? 10 होती है। और टोटल कितनी? 154 होती है। मैं वापस आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमने इस क्वेश्चन में बात करनी है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर है वो 385.45 हुआ है। तो आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। 6.12% की वृद्धि दर से बढ़कर है वो कितना हो गया है? 385.45 हो गया है। अगर आप याद कर सकें तो आप इनकी भी याद कर लें। एक बार आप याद ऐसे देख तो ले, पढ़ तो ले, अगर याद हो तो बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्राथमिक वस्तु है उनमें वृद्धि दर कितनी है? 9.92% है, यानी 9.92% है ये प्राथमिक वस्तुओं में वृद्धि दर है। विनिर्मित की बात करें तो 5.90%। और ईंधनीय कौन कौन सी होती है? जिसमें ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपस्नेक वो आते हैं, वो होती है ईंधनीय। उनमें वृद्धि दर कितनी है? 1.20%। आपको टोटल तो याद रखनी ही रखनी है कितनी? 6.12% की वृद्धि दर से 385.45 हो गया है WPI। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट करवाने वाली हूँ। कि सुमेलित कीजिए, इस साइड वन्य जीव अभ्यारण्य और इस साइड नदी दी हुई है कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य से कौन सी नदी है वो निकलती है। सबसे पहले हम बात करें बस्सी अभ्यारण्य की, तो बस्सी अभ्यारण्य आपके बस्सी अभ्यारण्य से निकलती है ओराई और बामनी, यानी बस्सी अभ्यारण्य आपका हो जाएगा फोर्थ, ए में हो जाएगा फोर्थ। दूसरे की बात करें भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य से कौन सी नदी है? चंबल और बामनी नदी, यानी आपके बी में 2 हो जाएगा। ज्वार सागर अभ्यारण्य की बात करें तो उसमें आपकी चंबल नदी, कौन सी? चंबल नदी। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसमें परवन नदी। तो इस प्रकार आपको जो आप वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़े तो उनमें आप ये चीजें ध्यान रखें, क्योंकि ये जो आपकी नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस अभ्यारण्य को कौन सी नदी है वो आपको पानी की उपलब्धता देती है, या फिर कौन सी गुजरती है, या फिर किन जो आपकी नदियां हैं उनके संगम पर कौन से अभ्यारण्य बने हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके ये तो पूछे जाते हैं कि किस कोई दुर्ग है वो किन जो आपकी नदियां हैं उनके संगम पे बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में आपके आ जाएगा फोर्थ, बी में आपका आ जाएगा 2, सी में आपके 1 आ जाएगा और डी में आपका थर्ड आ जाएगा। नीचे जो ये कूट दिया हुआ होगा वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, अमेरिकन फाउल ब्रूड क्या है? जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पोर्टल, मधुमक्खियों में होने वाला रोग, मधुमक्खियों की एक विशेष प्रजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकन फाउल ब्रूड है वो है एक मधुमक्खियों में होने वाला रोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन 2 हो गया कि जो आपका अमेरिकन फाउल ब्रूड है वो क्या है? मधुमक्खियों में होने वाला रोग है, जिसके लिए विश्व के पहले टीके का उपयोग किया गया है, अब हम देखें कि जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला
प्रतिबंध लागू करने वाला पहला अमेरिकी शहर, पहला अमेरिकी शहर अगर आपसे पूछ ले अमेरिकी शहर, तो वो कौन सा है आपका? सिएटल, वो है सिएटल। तो आपको ये भी याद रखना है कि जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी देश कौन सा है? सिएटल है। मधुमक्खियों में होने वाला रोग कौन सा है? अमेरिकन फाउल ब्रूड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिछले 11 वर्षों में सर्वाधिक औसत वृद्धि दर 10.17% वाला क्षेत्र कौन सा है? एक तो ये कि पिछले 11 वर्षों में सर्वाधिक औसत वृद्धि दर कितनी रही है? 10.17% रही है। अब हमें ये देखना है कि किस उप क्षेत्र की ये वृद्धि दर रही है, वानिकी, फसल, पशुधन या फिर मत्स्य पालन। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 है पशुधन। पशुधन की है वो सर्वाधिक आपकी वृद्धि दर कितनी रही है? 10.17% रही है। ये तो आपको याद करनी ही करनी है। अगर आप इन तीनों के भी याद कर पाओ तो मैं आपको बता देती हूँ। वानिकी की आपकी पिछले 11 वर्षों में जो औसत वृद्धि दर रही है क्षेत्र अनुसार वो कितनी रही है? वानिकी की रही है 3.64%, 3.64%। अगर हम बात करें फसल की तो फसल की रही है 2.54% और पशुधन की 10.17%। मत्स्य पालन की बात करें तो 8.94%। तो अगर आप ये चारों की चारों याद कर पाओ बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको पशुधन की तो याद रखनी ही रखनी है, कितनी? 10.17%। अगर हम बात करें कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र में इनका योगदान कितना कितना है, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था। एक बार फिर आपको रिकॉल करवा देती हूँ। पशुधन का है 46.41%। अगर फसल की बात करें, फसल की है आपका 46%। वानिकी की बात करें तो वानिकी का कितना है? 7.20%, 7.20%। और मत्स्य पालन की बात करें, मत्स्य पालन की बात करें तो 0.39%। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभयारण्य, मानस अभयारण्य और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरिस्का अभयारण्य है वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, ये दोनों के दोनों है। और हमारे राजस्थान से कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम प्रदेश यानी राज्य कौन सा बना? सिक्किम, उत्तराखंड, असम और मिजोरम। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम प्रदेश है वो आपका होगा राइट आंसर ऑप्शन है 3। राइट आंसर ऑप्शन 3 असम। असम है वो वन नेशन वन कार्ड लागू करने वाला अंतिम प्रदेश है असम। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। पहला कि भारत का पहला हिमालयी मसाला उद्यान आपसे पूछ ले, मसाला उद्यान आपसे पूछ ले तो वो है सोनी। सोनी कहाँ पे है? रानीखेत, अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में, रानीखेत में है जो सोनी। और आपसे इससे क्या पूछा जा सकता है? उत्तराखंड से पूछा जा सकता है कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, आकांक्षी जिला कार्यक्रम अगर अगस्त 2022 में श्रेष्ठ, अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ जिला पूछ ले तो वो है हरिद्वार, जो कि आपके उत्तराखंड का है। तो अगर आपसे उत्तराखंड के बारे में ये चीज़ें पूछे तो आपको ये भी याद रखनी है, क्योंकि उत्तराखंड से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है औसत उत्पादकता से संबंधित असत्य कथन बताना है। कौन सा? असत्य कथन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें औसत उत्पादकता की बात करें तो आपको 2021-22 में उत्पादकता से संबंधित कई डाटा याद करने। कौन कौन से? कि इसमें असत्य कथन पूछा है तो वो इसमें हम देख लेंगे, साथ में डाटा भी याद कर लेंगे। अनाज की उत्पादकता में 62.21% की वृद्धि हुई है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है कि अनाज की उत्पादकता में वृद्धि 62.21%। दलहनों की उत्पादकता में जो वृद्धि है वो कितनी है? आपकी 54.30% है। कितने? 54.30%। तो आपका ये गलत हो गया। तो असत्य कथन पूछा है तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है 2। लेकिन आपको याद रखना है दलहनों की उत्पादकता में जो वृद्धि हुई है वो ये 54.30%, 54.30%। तिलहनों की उत्पादकता में अगर वृद्धि पूछ ले तो 36.65%। कपास की उत्पादकता में वृद्धि है 95.10%।
95.10%। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाए? ये कि भी असत्य हो गया, दोनों में मेरे को लगता है कोई वो टाइपिंग में मिसप्रिंट हुई है, लेकिन आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर औसत उत्पादकता आपसे पूछ ले तो आपको चारों की याद रखनी है। अनाज की 62.21%, दलहनों की 54.30%, तिलहनों की उत्पादकता 36.65% और कपास की उत्पादकता 95.10%। आपको ये याद रखना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म है वो संरक्षित क्षेत्र और जिले से असंगत है, यानी गल दिया हुआ है? रामगढ़ विषधारी बूंदी, केसरबाग धौलपुर, बस्सी जयपुर और सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर। तो आपका राइट का आंसर कौन सा हो गया? रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, बिल्कुल राइट। केसरबाग धौलपुर में, बिल्कुल सही। बस्सी जयपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, यानी चित्तौड़ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन सी है वो असंगत दिया हुआ है। और सवाई मानसिंह कहाँ पे? सवाई माधोपुर में, ये बिल्कुल आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तेलंगाना, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो है उत्तराखंड। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। उत्तराखंड के बारे में अभी हमने 2 क्वेश्चन और पढ़े थे। कौन से? पहला हिमालयी मसाला पार्क, हिमालयी मसाला पार्क वो कहाँ पे? सोनी रानीखेत में। दूसरा हमने इसके बारे में और क्या पढ़ा था कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम है अगस्त 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला है वो किसे दिया गया? हरिद्वार को, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ है, उत्तराखंड में वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू किया गया था। इसके अलावा आप 2 क्वेश्चन और याद रख लें। वो क्या कि आपसे अगर पूछ ले कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो वो बना है सांबा जिला, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सांबा जिला जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो पीएम यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरा क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं कि भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? शिक्षा कार्यक्रम तो ये ओडिशा में, ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। तो ये भी आपको याद करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्री बोरन तिलहन के अंतर्गत कितने टीबीओज के लिए सहायता प्रदान की जाती है? 4, 5, 6 या 7? सबसे पहले हम बात करें कि टीबीओज क्या है। तो जो ट्री बोरन तिलहन वो है टीबीओज। और ये किस में है? जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, NFSM है, उसमें जो तिलहन विशेष कार्यक्रम है एवं वृक्ष जनित तिलहन है, उसमें आता है टीबीओज। अगर हम इसमें केंद्र और स्टेट यानी केंद्र और राज्य के जो आपकी वित्त पोषण की बात करें तो ये तो इसमें है 60:40 है। अब क्वेश्चन क्या है कि ट्री बोरन तिलहन के अंतर्गत कितने टीबीओज के लिए सहायता प्रदान की जाती है? तो वो की जाती है 6। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6। अब कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? पहला तो जैतून, दूसरा महुआ, तीसरा नीम, चौथा जोजोबा, पांचवा करुंजा और छठा जट्रोपा। तो ये आपको याद रखने कितने? 6 कौन कौन से? जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करुंजा और जट्रोपा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हमने अभी बात की आपके चित्तौड़गढ़ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा राज्य जिसके पास स्वयं की इंटरनेट सेवा है? तमिलनाडु, केरल, सिक्किम और गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केरल है उसको भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास स्वयं की इंटरनेट सेवा है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें गुजरात के बारे में, तो अगर आपसे पूछ ले कि गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना, गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कहाँ की गई? विद्यालय
विद्यालय, तो वह है वडोदरा गुजरात में, वडोदरा गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो ये है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। तो पहली भारत की पहली शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सी है, द्वारका एक्सप्रेसवे है। पहला आपको पूछ ले कि गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना वडोदरा गुजरात में की गई। अगर आपसे गुजरात से संबंधित एक और ये पूछ ले कि जो डेफ एक्सपो 2022 है वो कहाँ हुआ था, तो डेफ एक्सपो 2022 तो ये आपका हुआ था गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में। आपको ये भी 3-4 चीजें हैं याद रखनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के लिए निम्न में से कौन सी सहायता प्रदान की जाती है, प्रसूति सहायता, विवाह के लिए सहायता, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5, उपरोक्त सभी। अब अगर इनके बारे में थोड़ा सा और देखें हम, सबसे पहले बात करें प्रसूति सहायता, तो जो महिला श्रमिक होती है को अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा जो अकुशल श्रमिक वेतन होता है, अकुशल श्रमिक मजदूरी या वेतन मान ले, उसके रूप में है वो 45 दिन का अवकाश दिया जाता है। कितने? 45 दिन का। अगर विवाह के लिए सहायता देखें तो अगर कोई महिला श्रमिक है खुद के विवाह के लिए उसे 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अगर कोई महिला श्रमिक है उसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए चाहिए तो उसे भी 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। और वो कब तक? अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए, अधिकतम 2 बेटियों के लिए ये सहायता दी जाएगी। अगर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना यानी जो आपकी छात्रवृत्ति के लिए होती है, छात्रवृत्ति, तो छात्रवृत्ति किसे दी जाएगी? जो मंडी में जो कार्य कर रहे हैं जो श्रमिक है उनके चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, पुत्र या फिर पुत्री, वो जो 60% अगर अंक प्राप्त करते हैं, 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत है उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। चिकित्सा सहायता भी दी जाती है। चिकित्सा सहायता उन्हें कितनी दी जाती है? अधिकतम 20,000 रुपये है वो दिए जाते हैं। अगर कोई हमाल को गंभीर बीमारी हो गई हो, जैसे कोई कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि से संबंधित कोई भी अगर उन्हें बीमारी हो गई है तो सरकारी हॉस्पिटल या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्राधिकृत किए गए हैं उन अस्पताल में भर्ती रहने पर जो चिकित्सा का व्यय होगा वो कितना होगा? 20,000 रुपये का हो। और इसमें इसके अलावा जो प्रसूति सहायता है ये तो होती है, इसमें प्रसूति सहायता में पितृत्व अवकाश भी दिया जाता है। वो कितना? 15 दिन का दिया जाता है। वो कितना? 15 दिन का दिया जाता है। और वो भी कितने? 2 प्रसूति अवकाश में, 2 प्रसूति अवधि के लिए दिया जाता है। तो मैंने आपको एक बार मोटे रूप से महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना कब की? 2015 की है। इसको एक बार रिकॉल करा दिया है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह अभयारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर और ताल छापर। हम सभी को पता है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरिस्का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगर सरिस्का अभयारण्य की हम बात करें तो सरिस्का अभयारण्य राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है। कौन सी है? दूसरी बाघ परियोजना है जो कब से प्रारंभ हुई थी? 1978-79 से प्रारंभ हुई थी। अगर इससे पूछ ले कि राज्य में कौन सा अभयारण्य जिसमें मोर का घनत्व है वो सर्वाधिक होता है, मोर का घनत्व है सर्वाधिक है घनत्व है, तो वो कौन सा है? सरिस्का अभयारण्य है। कहाँ पे पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और इसको जो वन्यजीव अभयारण्य की जो मिली थी, वन्यजीव अभयारण्य कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 1955 में। तो 1/11/1955 में बना था। इसके बारे में आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि कौन सा अभयारण्य है जो रीसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है, रीसस बंदर। तो आपका सरिस्का अभयारण्य है जो रीसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है, तासीगंग हिमाचल प्रदेश, मोढेरा गुजरात, खंडवा एमपी और लेह लद्दाख। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तासीगंग हिमाचल प्रदेश है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। अगर हम मोढेरा गुजरात की बात करें तो आपसे पूछ ले कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव
संचालित गांव, तो वो कौन सा है, वो है आपका मोढेरा गुजरात। अगर आपसे खंडवा एमपी से पूछ ले तो पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है, वो कहाँ पे है, खंडवा एमपी में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति की मुख्य विशेषता नहीं है। कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, राज्य की उत्पादक बहुलता वाले विशिष्ट फसलों मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार को सृजन करना, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हम बात करें आपके राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कितनी है, 2019 है। अगर बात करें कि ये कब लॉन्च हुई 12 दिसंबर 2019 को। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो अगर इसमें ये पूछ लेना निम्न कौन सी विशेषताएं हैं, नहीं को हटा दें तो ये सारी की सारी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है फोर्थ। कौन कौन से कृषकों उनके संगठन को सहभागिता बढ़ाना, राज्य की उत्पादन बहुलता वाले विशिष्ट फसलों मूल्यवर्धन संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार सृजन करना। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो कृषक हैं उनकी आपूर्ति मूल्य संवर्धन श्रृंखला में जो प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी आय में वृद्धि करने के लिए जो उपाय होंगे वो करना, वो भी इसी में शामिल है। साथ में जो समूह आधारित कार्य प्रणाली है, यानी जैसे फसल कटाई होती है, जो ये फसल कटाई के बाद इनमें होने वाली जो हानियां हैं उनको कम करना, तो ये सारी की सारी है इस प्रोत्साहन नीति है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर में स्थित है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी माध्यम में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। हिंदी माध्यम में क्या करने वाला, MBBS पाठ्यक्रम में लॉन्च करने वाला या लागू करने वाला, शुरू करने वाला प्रथम राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला हिंदी में पहला राज्य है मध्य प्रदेश। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, नर्मदा नहर परियोजना जिसमें जालोर बाड़मेर जिलों के कितने क्षेत्र को पूरे कमांड क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई है। अगर हम नर्मदा नहर परियोजना की बात करें तो ये भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालोर और बाड़मेर के जो पूरा कमांड क्षेत्र है उसमें बूंद बूंद सिंचाई योजना से प्रणाली जो ये है बूंद बूंद सिंचाई परियोजना वो इसमें अनिवार्य की गई है। राजस्थान के कौन से दो जिले हैं, जालोर और बाड़मेर है। अगर इनके कमांड एरिया की बात करें कि कितना है तो ये है 2.46 लाख है हेक्टेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। अगर हम बात करें दिसंबर 2022 में है वो 2.46 लाख हेक्टेयर सिंचाई जो इसकी क्षमता है वो सर्जित की जा चुकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कितने दो जिले कौन कौन से, जालोर और बाड़मेर, कितना एरिया 2.46 लाख हेक्टेयर, और कौन सी प्रणाली, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं, कहाँ, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया, शेरगढ़, नाहरगढ़, आक्कल, सज्जनगढ़, मरुधरा, वन विहार, आक्कल और माचिया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ है, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स प्रसंस्करण उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, कांकेर जिला छत्तीसगढ़, मोढेरा गुजरात, मुद्रा गुजरात या फिर बिहार के सीतामढ़ी जिले में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कांकेर जिला जो छत्तीसगढ़ है, कांकेर जिला छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स प्रसंस्करण है। और यहाँ अगर गांव का पूछ ले तो आपका नाथ या नया गांव
नया गांव। अगर हम मोढेरा गुजरात की बात करें तो हमने पहले ही पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात। मुद्रा गुजरात की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन वो कहाँ पे है? आपके मुद्रा गुजरात में। बिहार के सीतामढ़ी जिले की अगर हम बात करें तो वहां पे सीता माता की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? बिहार के सीतामढ़ी जिले में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया? आरबीआई के द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या फिर नाबार्ड के द्वारा? तो आपकी जो ये राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना है किस में है? आपकी इंदिरा गांधी नहर योजना। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना का जो प्रथम चरण है उसके पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए है। न्यू डेवलपमेंट द्वारा इस योजना को वित्त पोषित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। इसका लाभ कहाँ कहाँ मिलेगा? आपके गंगानगर को, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर और जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को इनका जो लाभ है वो मिलेगा। और आगे आने वाले जो 7 वर्ष हैं उनमें अगर परियोजना की लागत पूछ ले तो कितनी होगी? 3291.63 करोड़ इसकी जो लागत है वो लगेगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीव पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। इन पे कार्य है वो प्रगति पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बालिका पंचायत बनी है कहाँ पे बनी है? कच्छ गुजरात में, किशनगंज दिल्ली में, जम्मू कश्मीर या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ गुजरात में भारत की पहली बालिका पंचायत बनी है। अगर हम बात करें किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी बनी, कुश्ती अकादमी। तो आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी तो किशनगंज दिल्ली। और विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे तो वो कौन? आपके जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इग्लू कैफे। बात करें लखनऊ उत्तर प्रदेश की तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी आपके लखनऊ यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। एक आपसे ये किया है, आप ये याद करते हैं कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र तो वो कहाँ पे है? वो है केरल में। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वनोन्मूलन करना, वन रोपण करना, अभ्यारण्यों की स्थापना करना और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन उन्मूलन करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कल्लोल गुजरात में, आगरा उत्तर प्रदेश में, ओडिशा राज्य में या फिर तमिलनाडु में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, कल्लोल गुजरात में विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र है वो स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें आगरा उत्तर प्रदेश में तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर, सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर वो कौन सा है? आगरा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य
स्वास्थ्य वेधशाला, वेधशाला तो वो कहाँ पे है? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। अगर आप एक चीज और याद रखें, तमिलनाडु के बारे में देखें कि सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य, नाश्ता देने वाला सरकारी स्कूलों में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कलोल गुजरात में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर आगरा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है वो है ओडिशा में। और भारत का और कौन सा कि भारत का पहला राज्य जो सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला बना तो वो है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है अभ्यारण्य और अवस्थिति। सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का, केला देवी और केवला देव। तो ये हम इजी से कर देंगे सुमेलित कि सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। अगर बात करें सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, केला देवी अभ्यारण्य करौली में और केवला देव अभ्यारण्य भरतपुर में। तो ये हमारा जो नीचे कूट होगा उसे हम राइट आंसर कर देंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए मैटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।